नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस श्रृंखला में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम एनालिसिस 2023। आज है दोस्तों 4 अगस्त और 4 अगस्त के आपके महत्वपूर्ण सभी शिफ्टों के जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और दोस्तों जानेंगे कि इस क्लास से आने वाले दिनों में आपसे किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास साबित होने वाली है। आप सभी से निवेदन है दोस्तों में एक बार से सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। जो भी विद्यार्थी एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये क्लास शानदार साबित होने वाली है। दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन रहने वाले हैं, इन सभी का हम अध्ययन करेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आज की श्रृंखला में हमसे पूछे गए थे। चलते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अगर बात कर लेते हैं दोस्तों लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बारे में, इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी ने। और 1 अक्टूबर 1866 को दोस्तों लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। यानी कि आपको डेट भी याद रखना है, 1 अक्टूबर 1866। अगर बात कर लें इस संगठन के उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों याद रखेंगे इस संगठन का उद्देश्य था सार्वजनिक हितों एवं भारतीय कल्याण को बढ़ावा देना तथा ब्रिटिश जनता को भारत के बारे में सही जानकारी देना, ब्रिटिश प्रेस में भारतीय शिकायतों की आवाज़ उठाना। और यह दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसका पूर्ववर्ती दल हुआ करता था। कौन? तो याद रखेंगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने लंदन में की थी, ठीक है। इसको याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। ये भी लाइन आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में आया था? अगर दोस्तों बात कर लें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस शासनकाल में आया था, किसके, तो याद रखेंगे उस समय वायसराय था आपका लॉर्ड लिटन, ठीक है। कौन था दोस्तों? लॉर्ड लिटन था। और ये 1878 में आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है। इसके तहत भारतीय भाषाओं में प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। यानी कि जो भी भारतीय भाषाओं में आपकी पत्रिकाएं छपती थी, इन सभी को दोस्तों इस एक्ट के तहत बैन कर दिया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। और 1882 में दोस्तों लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको समाप्त किया गया था, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था, ठीक है, याद रखेंगे। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले ऐसे भारतीय पत्रकार थे जिन्हें दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के तहत जेल में डाला गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ऐसे पहले कौन व्यक्ति थे जिनको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा जेल में डाला गया? तो याद रखेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे, ठीक है। और रिपन के शासनकाल में इसको समाप्त कर दिया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है? तो अगर बात कर लेते हैं ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, तो याद रखेंगे दोस्तों हमने आपको बताया था कि जो ये आपका दक्षिण भारत है, यहाँ पर होता है आपका कर्नाटक संगीत। कौन होता है? कर्नाटक संगीत। और ऊपर होता है दोस्तों हिंदुस्तानी संगीत। क्या होता है? याद रखेंगे। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की, तो ये आपका उत्तर भारत में होता है और उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है आपका कथक। तो इसलिए आपका जो कथक होगा दोस्तों ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं भारतीय संगीत के इतिहास को 2 प्रमुख शैलियों में विभाजित किया गया है। इनमें से एक आपकी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली है जो आपकी याद रखेंगे उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध हुई है। इसके अतिरिक्त जो कर्नाटक संगीत शैली है दोस्तों, इसको याद रखेंगे ये दक्षिण भारत में प्रचलित है। इसमें हमने आपको मैप बनाकर बताया, जो दक्षिण का हिस्सा है वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कर्नाटक होता है, कर्नाटक संगीत होता है, जबकि उत्तर भारत में आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से आपका कथक संबंधित हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखेंगे जो हरिप्रसाद चौरसिया थे ये आपके फ्लूट बजाते थे, यानी कि दोस्तों बांसुरी बजाते थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को भारत सरकार के द्वारा भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से वर्ष 2000 में सम्मानित किया गया था। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हरिप्रसाद चौरसिया को पद्म विभूषण कब मिला? दोस्तों याद रखेंगे 2000 में मिला था, ठीक है। और अगर बात कर लें भारत के अन्य बांसुरी वादकों में, तो आपके हरिप्रसाद चौरसिया पहले नंबर पर आते हैं, ए रमानी आते हैं, पंडित रोनू मजूमदार आते हैं, शशांक सुब्रमण्यम आते हैं, देवोप्रिया, सुष्मिता चटर्जी और पन्नालाल घोष। ये इंपॉर्टेंट जो दोस्तों बांसुरी वादक हैं ये आपके यहाँ पर रहे, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। इनमें क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि टुसू पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो अगर बात कर लें हम टुसू पर्व के बारे में, ये झारखंड का एक प्रमुख त्यौहार है। कहाँ का दोस्तों? झारखंड का प्रमुख त्यौहार है आपका टुसू पर्व, ठीक है। टुसू पर्व की जो परंपरा है ये दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, क्योंकि याद रखेंगे जाड़ों में जब फसल आपकी कटने लगती है, क्या होता है जो जब आपकी फसल कटने लगती है तो 15 दिसंबर से लेकर मकर संक्रांति तक लगभग दोस्तों आप याद रखेंगे लगभग 1 महीने तक चलता है, यानी कि 15 दिसंबर से आने वाली 14 जनवरी तक आपका चलता है टुसू पर्व, ठीक है। और ये रबी की फसल
के कटने पर, रबी की फसल बोने पर मनाया जाता है, जबकि खरीफ की फसल कटने पर मनाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। टुसू का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वो कुंवारी होता है। क्या होता है जो टुसू होता है दोस्तों, ये क्या होता है, कुंवारी होता है इसका अर्थ। ठीक है, और अगर बात कर ले झारखंड के अन्य प्रमुख त्योहारों में तो सरहुल, कर्मा, फगुआ, आषाढ़ी पूजा, मंडा और धानमुनी और चंडी पर्व यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं। इनको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। और इनमें से जो सरहुल है, जो प्रथम नंबर पर आपको दे रखा है, ये अति महत्वपूर्ण है। ये कई बार एसएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है दोस्तों 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुई थी। तो याद रखेंगे जो 1857 की क्रांति थी ये आपकी हुई थी मेरठ से शुरू। कहाँ से? मेरठ से हुई थी। याद रखेंगे साल 1857 में उत्तर प्रदेश के मेरठ में आज़ादी की पहली लड़ाई की शुरुआत हुई। 10 मई 1857 के दिन कुछ भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश राज्य के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था और अंग्रेजों पर हमला करके जो मेरठ था उस पर भारत ने कब्जा कर लिया था, यानी कि भारतीय सैनिकों ने। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और बात कर लेते हैं यहाँ पर जो प्रमुख विद्रोह हुआ था 1857 में, उसमें कहाँ से किसने नेतृत्व किया था। तो एक जनरल बख्त खां थे जो आपके बहादुर शाह जफर लोधी के सेनापति थे। जनरल बख्त खां दिल्ली में थे, नाना साहब कानपुर में थे, बेगम हजरत महल लखनऊ में थी, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में थी, कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार, खान बहादुर बरेली और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र रहे थे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था दोस्तों उत्तर रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो बात कर लेते हैं उत्तर रामचरितमानस के बारे में। इसकी रचना दोस्तों भवभूति ने की है। किसने की है? महाकवि जो भवभूति हैं इन्होंने इसकी रचना की है उत्तर रामचरितमानस की। और इसमें भगवान राम के पूरे जीवन काल का इसमें वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त महाकवि भवभूति की जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनमें मालती माधवम, महावीर चरित्रम, उत्तर चरित्रम, उत्तर रामचरित्रम, ये तीनों ग्रंथ हैं, इनको याद रखेंगे। और इसके अतिरिक्त जो प्राचीन जो आपके लेखक हुए उनकी जो पुस्तकें हैं उनमें से बाणभट्ट याद रखेंगे, हर्षचरित्र है, पतंजलि याद रखेंगे, योग दर्शन है, और अश्वघोष को याद रखेंगे, ये आपकी दोस्तों बुद्ध चरित्रम है। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो आपकी एसएससी के द्वारा बार बार पूछी जाती हैं। तो सीजीएल में इनके आने की प्रबल संभावना है, इसको आप लोग देख के जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है अर्धचालक नीति शुरू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन था। तो अगर बात कर लें दोस्तों सेमीकंडक्टर नीति के बारे में, तो अभी आपने सुना होगा जब ताइवान और चीन में थोड़ा सा झगड़ा चल रहा था तो यहीं पर ताइवान की एक कंपनी थी फॉक्सकॉन। कौन सी कंपनी थी दोस्तों आपकी? ये थी फॉक्सकॉन। और ये फॉक्सकॉन कंपनी ने भारत की वेदांता कंपनी से क्या किया था? समझौता किया था। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो वेदांता कंपनी से जब इसका समझौता होता है तो वेदांता और फॉक्सकॉन मिलकर के गुजरात राज्य में, कहाँ पर दोस्तों? गुजरात राज्य में एक क्या बनाती हैं? अपनी कंपनी बनाने की योजना बनाती है। उसी के तहत गुजरात अपनी अर्धचालक नीति को शुरू करने वाला पहला राज्य बन जाता है। और गुजरात ने दोस्तों सेमीकंडक्टर पॉलिसी को 2022 से 27 के लिए लॉन्च भी कर दिया। ठीक है, तो याद रखेंगे सेमीकंडक्टर जो पॉलिसी है 2022 से 27 तक लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? गुजरात के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल के द्वारा। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि भारतीय कंपनी वेदांता और ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ गुजरात की सरकार से समझौता करके अर्धचालक नीति को शुरू किया गया है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है तैराकी में स्विमिंग पूल के रिंग की चौड़ाई कितनी होती है। तो दोस्तों हम जब भी करंट अफेयर पढ़ते हैं तो स्पोर्ट में केवल क्रिकेट पढ़ते ही रहते हैं और आपका फुटबॉल के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, लेकिन तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन तैराकी के बारे में पूछ लिया और आपसे चेस तैराकी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। इनमें से आपको कवर करके जाना है जिसका भी एग्जाम रह गया है। तो अगर बात कर लें दोस्तों तैराकी के स्विमिंग पूल की लंबाई, तो तैराकी का जो स्विमिंग पूल होता है दोस्तों इसकी लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई इसकी दोस्तों 25 मीटर होती है। और इसमें याद रखेंगे 8 से 10 लेन होती है। ठीक है, 8 से 10 लेन होती हैं। एक बार में 8 से 10 प्रतियोगी भाग ले सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ की जो गहराई होती है दोस्तों वो न्यूनतम 2 मीटर होती है, यानी कि 6 फीट 7 इंच इस स्विमिंग पूल की गहराई भी होती है। और तैराकी से संबंधित जो आपकी शब्दावलियाँ हैं उनमें स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, बेस्ट स्ट्रोक और जैन, बटरफ्लाई, ट्विस्ट, स्प्रिंग बोर्ड और फ्रंट कॉल, ये सारी की सारी जो शब्दावलियाँ दोस्तों ये आपकी तैराकी से संबंधित है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है भारत का वह पहला कौन सा राज्य है जिसने कार्बन मुक्त घोषित किया गया है। यानी कि कह रहा है भारत का ऐसा पहला कौन सा राज्य है जिसे कार्बन मुक्त घोषित किया गया था। तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में एक ऐसी नीति जारी की थी कि यहाँ पर प्रत्येक घर में क्या करेंगे, ये लोग सिलेंडर पहुँचाएंगे जिसके तहत कार्बन मुक्ति की ओर हिमाचल प्रदेश बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर विभिन्न प्रकार की नई वन नीतियाँ विकसित की जाएंगी जिसके तहत यहाँ पर जो भी कार्बन उत्सर्जित होगा उनको वनों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। तो भारत का पहला राज्य दोस्तों हिमाचल प्रदेश बना है जिसके द्वारा क्या किया गया है, आपका कार्बन मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे सभी सरकारी विभागों में पर्यावरण लेखा परीक्षण आरंभ करने के आदेश के बाद हिमाचल प्रदेश भारत का पहला
कार्बन मुक्त राज्य बन गया है। और याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ विकास तंत्र यानी कि CDM परियोजना के कार्यान्वयन करने के मामले में भारत का पहला राज्य है, जिसके अंतर्गत विश्व बैंक निम्नीकृत भूमि पर विकसित किए जाने वाले नए वनों की कार्बन क्रेडिट खरीदेगा। यानी कि दोस्तों इसमें जो सहायता है वो विश्व बैंक की बहुत बड़ी है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की सहायता बड़ी है, क्योंकि जो आपके वन लगाए जाएंगे तो उन वनों का जो क्रेडिट होगा वो विश्व बैंक के द्वारा खरीदा जाएगा। और याद रखेंगे विश्व का पहला कार्बन मुक्त जो राज्य, विश्व का पहला कार्बन मुक्त जो राज्य है वो दोस्तों कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन की अगर बात कर लें तो दोस्तों ये डेनमार्क की राजधानी है, ठीक है। तो विश्व का कार्बन मुक्त पहला राज्य आपका कोपेनहेगन, जबकि विश्व का दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा और भारत का पहला हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत ने किसे हराकर फाइनल में पहुंचा था। यानी कि जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप हो रही थी उसके फाइनल में भारत को पहुंचना था और भारत की एक सीरीज चल रही थी, तो किससे चल रही थी ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो याद रखेंगे ये सीरीज थी आपकी ऑस्ट्रेलिया से। दोस्तों फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया को हराना था और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, लेकिन जो जब फाइनल होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही हो जाता है और इसमें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया भारत को हराता था, तो इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया क्या बन जाता है, चैंपियन बन जाता है। याद रखेंगे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का आयोजन लंदन के द ओवल मैदान में किया जाता है और इसका खिताब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत को हराकर जीता था। देखो फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, लेकिन फाइनल जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया, ठीक है। तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत की लगातार दूसरी हार थी और याद रखेंगे दूसरी बार भारत को उपविजेता बनकर संतोष करना पड़ा, ठीक है। यानी कि भारत दूसरी बार लगातार उपविजेता बना है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। जो पहला 2021 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ था इसमें भारत को किसने हराया था, तो न्यूजीलैंड ने। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, तो न्यूजीलैंड ने जीता, जबकि दूसरे का दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने जीता, ठीक है, याद रखेंगे। और जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत है इसको दोस्तों ICC के द्वारा 1 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक अटल सुरंग से आया था, लेकिन इसकी एग्जैक्टली क्वेश्चन पता नहीं था, तो हमने यहाँ पर क्या किया, अटल सुरंग की लंबाई कितनी है इस तरह से इसको क्वेश्चन को बनाने का प्रयास किया। तो दोस्तों अगर बात कर लें अटल सुरंग की लंबाई की, तो यहाँ पर बहुत से विद्यार्थी गलती करते हैं कि वो तुरंत देखते हैं 9.2 किलोमीटर, ठीक है, और वो लगाकर चले जाते हैं, तो जो कि गलत है दोस्तों, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर बात कर ली जाए इसका जो सही उत्तर होगा 9.02 किलोमीटर होगा, जो कि अटल सुरंग की लंबाई है, ठीक है। अगर बात कर लें रोहतांग सुरंग या अटल सुरंग की, विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है, विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है जो मनाली लेह मार्ग पर स्थित है और रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है, ये भी याद रखेंगे। और ये लेह को मनाली से जोड़ती है, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है लेह को मनाली से कौन जोड़ता है, क्या बन सकता है, लेह वर्सेस मनाली को कौन जोड़ता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको जोड़ती है आपकी अटल सुरंग या फिर रोहतांग सुरंग, ठीक है। और दोस्तों ये आपको बहुत ज़्यादा याद रखना कि जो रोहतांग सुरंग है इसकी जो आकृति है वो आपकी घोड़े के नाल के आकार की है। कैसी है, घोड़े के नाल की आकार की है और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश ने भारत में लेह मनाली मार्ग पर हिमालय की पूरी पीर पंजाल रेंज में, ठीक है, रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई एक सुरंग है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 3 अक्टूबर 2020 को किया गया था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा था नेशनल वुमेन चेस चैंपियनशिप का 2022 का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर आपकी खिलाड़ी का नाम हो जाएगा दिव्या देशमुख। क्या हो जाएगा, दिव्या देशमुख, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और दिव्या देशमुख की बात कर रहे हैं तो ये अभी हाल ही में 31 जनवरी को आयोजित होती है आपकी नेशनल चेस वुमेन चैंपियनशिप, इसका खिताब ये जीत लेती हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपकी चेस से संबंधित यानी कि शतरंज से संबंधित एक महिला खिलाड़ी हैं, इनको याद रखेंगे, इनका नाम क्या है, शतरंज से संबंधित, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भारत की हैं जिनका नाम है दोस्तों कोनेरू हम्पी, ठीक है, कोनेरू हम्पी। ये विश्व के लेवल पर भारत के प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनका नाम क्या है दोस्तों, कोनेरू हम्पी, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी। तो दोस्तों जो आपका 75वां स्वतंत्रता दिवस था इसकी थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। क्या नाम था दोस्तों, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यानी कि राज्य पहले और हमेशा पहले। तो ये आपकी थीम थी 2021 में जो 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। और 14 अगस्त को भारत सरकार के द्वारा हाल ही में पाकिस्तान के विभाजन के याद करने के लिए विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की भी घोषणा की गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका हाल ही में विरोध भी किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, क्योंकि 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन भारत 14 अगस्त को क्या मनाता है, विभाजन विभीषिका दिवस, क्योंकि इस दिन भारत का एक छोटा भाई जो पागल हो गया है वो अब भारत से अलग हो गया था, ठीक है। तो उसके याद में भारत क्या मनाता है, विभाजन विभीषिका दिवस मनाता है, जिसकी घोषणा हाल ही में भारत सरकार के द्वारा की गई है। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के द्वारा झंडा फहराकर संबोधित किया जाता है, ठीक है, जबकि गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा लाल किले पर झंडा
फहराया जाता है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जबकि रिपब्लिक डे पे अगर बात कर ली जाए तो राष्ट्रपति, और इंडिपेंडेंस डे पर आपका कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। यानी कि दोस्तों बात कर लें यूसीसी की, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, तो इसका उल्लेख दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में मिलता है। किसमें मिलता है, अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। और अनुच्छेद 44 में उत्तराधिकार, संपत्ति का अधिकार, शादी, तलाक, बच्चे की कस्टडी के बारे में सभी लोगों के लिए समान कानून की अवधारणा पर आधारित रहेगा। ठीक है, ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में लिखा गया है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी भारत में धर्म होंगे उन सभी के लिए समान कानून बनाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। जबकि यूसीसी कोड जो है, यूसीसी जो बिल है, इसको लागू करने वाला जो पहला राज्य है दोस्तों वो आपका गोवा है। ठीक है, इसमें गोवा में प्रथम राज्य है जहाँ पर यूसीसी आपका लागू है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा था गौर नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अगर दोस्तों बात कर लेते हैं गौर नृत्य के बारे में, किसके बारे में, गौर नृत्य के बारे में। ठीक है, गौर नृत्य और दोस्तों आपका गणगौर नृत्य, ये दोनों के दोनों अलग राज्यों से संबंधित है दोस्तों। इनमें से अगर बात कर लें गौर नृत्य की तो मध्य प्रदेश से हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश से आपका कौन हो जाएगा, गौर नृत्य हो जाएगा। ठीक है, गौर नृत्य में बाइसन नृत्य के रूप में जाना जाता है और मध्य प्रदेश में यह सबसे लोकप्रिय रूपों में से एक होता है। ठीक है, और यह नृत्य जो होता है ये मुख्य रूप से दक्षिण बस्तर के बाइसन हॉर्न के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त अगर बात करें गणगौर के बारे में दोस्तों, गणगौर राजस्थान में मनाया जाता है। कहां पर, जो आपका दोस्तों गणगौर है, ये भी पूछा जाता है एसएससी के द्वारा। गणगौर आपका कहां पर मनाया जाता है, राजस्थान में मनाया जाता है। और ये भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। ठीक है, गणगौर में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है, ऐसा भी आपको अच्छे से याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। तो अगर बात कर लें हम अर्बन जनसंख्या के बारे में दोस्तों, यहाँ पर प्रतिशत आपका हो जाएगा 31.16%। कितना हो जाएगा, जो अपनी अर्बन जनसंख्या यानी कि शहरी जनसंख्या की थी आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार, ये आपकी 31.16% थी। जबकि आपकी जो आपकी ग्रामीण जनसंख्या हुई, जब इसमें से घटा देंगे तो आपकी कितनी आ जाएगी, 68.84%। ठीक है, 833 मिलियन आपके ग्रामीण थे, जबकि 377.1 मिलियन आपके कितने थे, शहरी थे। ठीक है, इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और टोटल जो जनसंख्या थी दोस्तों वो आपकी 1210 मिलियन थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ रहा था प्रथम डेफ टेप T20 चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो दोस्तों जो पहली डेफ यानी कि जो बहरे लोगों के लिए T20 चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, इसे बधर T20 चैंपियनशिप नाम दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों, बधर T20 चैंपियनशिप। ठीक है, बधर T20 चैंपियनशिप का आयोजन केरल राज्य के भारत के केरल राज्य में किया गया है। ठीक है, तो जो आपकी बधर टेस्ट T20 चैंपियनशिप है, इसका कहां पर आयोजन हुआ है दोस्तों, ये हुआ है भारत में। ठीक है, और 2023 की जनवरी में भी हुआ है। कब हुआ है दोस्तों, इसका आयोजन केरल भारत में हुआ है। और अखिल भारतीय बधर खेल परिषद के द्वारा इसको कराने की मंजूरी मिल गई थी। और दोस्तों 10 जनवरी से 20 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। कब से कब हुआ था, तो 10 से 20 जनवरी को इसका आयोजन हुआ था। और इसका जो खिताब है दोस्तों वो भारतीय टीम ने जीता है। और कम से कम इसमें 8 देशों ने भाग लिया है। कितने दोस्तों ने, 8 देशों ने भाग लिया है। इसका खिताब भारतीय टीम ने जीता है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है भारत के मानसून को कौन सा कारक प्रभावित करता है, भारत के मानसून को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है। तो एक विद्यार्थी ने बताया था कि सर वहां पर ऑप्शन में आपका सहारा रेगिस्तान दे रखा था। तो भारतीय मानसून का सहारा रेगिस्तान से कोई भी संबंध नहीं होगा। ठीक है, अगर संबंध होगा दोस्तों तो वो थार के रेगिस्तान से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, जो आपका थार का रेगिस्तान भारत में पड़ता है, इससे संबंध भारतीय मानसून का है। जबकि ना कि आपका सहारा रेगिस्तान से। सहारा रेगिस्तान आपका अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों में दोस्तों कौन कौन है। तो याद रखेंगे भौतिक स्वरूप, उच्चावच, ताप, वायुदाब, पवन की गति और दिशा, ढाल की मात्रा और वितरण, ये सारे के सारे जो प्रभाव हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं, मानसून को भारत के प्रभावित करते हैं। और दक्षिणी जो पठार है दोस्तों, इसकी पवनाभिमुखी की स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है। कौन सा, भारत का जो आपका राजस्थान वाला एरिया है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है सिजदा और पैबोस की प्रथा बलवन के द्वारा क्यों शुरू की गई थी। तो दोस्तों याद रखेंगे जो बलवन था उसने सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी। सबसे पहले बात करते हैं सिजदा यानी कि साष्टांग प्रणाम, और पैबोस दरबार में सुल्तान के पैरों का चूमना। ठीक है, ये सारी की सारी सलाम के सामान के रूप में पेश किया गया था। ठीक है, उन्होंने नवरोज त्योहार का शुरुआत की थी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे बलवन के द्वारा दोस्तों नवरोज त्योहार की शुरुआत की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, नवरोज त्योहार आपका बलवन के द्वारा शुरू किया गया था। और रीति रिवाजों की कुलीनता और आगंतुकों की पूरी तरह से विनम्र गूंगा बना दिया। यानी कि दोस्तों याद रखेंगे
जो बलवन की सिजदा और पैबोस की प्रथा थी, इसमें दोस्तों पूरी जनता को पूरी तरह से इन्होंने नरम कर दिया था और गूंगा बना दिया था। यानी कि कोई भी व्यक्ति बलवन यानी कि सुल्तान के खिलाफ बोल नहीं सकता। ऐसा किसने किया था? बलवन ने किया था। और इसने लौह रक्त की नीति अपनाई थी। कोई भी इसके खिलाफ विद्रोह करता था उसके लिए तुरंत तलवार से ये मार देता था। ठीक है, ये क्यों अगर शुरू की थी, क्वेश्चन पूछ लेगा तो याद रखेंगे, क्योंकि वह राजशाही की शक्ति और प्रतिष्ठा को बहाल करना चाहता था। बलवन चाहता था कि लोग सुल्तान की ओर देखें और अपनी नजरें झुका लें। इस कारण इसने क्या किया था? सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों याद रखेंगे, जो स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत है ये आपकी 25 जून 2015 को की गई थी। ठीक है, 25 जून 2015 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और इसके तहत हुआ क्या था दोस्तों? 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का क्या लिया गया था? निर्णय लिया गया था। 100 शहरों को क्या बनाना था? स्मार्ट सिटी बनाना था। और दोस्तों जो 100वां शहर था आपका, 100वां भारत का स्मार्ट सिटी शहर था, वो दोस्तों मेघालय की राजधानी शिलोंग थी। क्या थी? मेघालय की राजधानी शिलोंग, जो कि 100वीं भारत की स्मार्ट सिटी थी। 25 जून 2015 को आपकी स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था, लंदन में ईस्ट इंडिया हाउस इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? यानी कि दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे दोस्तों, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। और ये एक क्रांतिकारी पत्रकार तथा वकील थे। कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, इंडिया हाउस एक छात्रावास था जो कि किराए पर घरों को ढूंढने के नस्लवाद का सामना करने वाले विद्यार्थियों के लिए आवास प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। यानी दोस्तों जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, ये आपके कैसे थे? भारतीय थे। और जो भारतीय व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं? सांवले होते हैं। और जो इंग्लैंडियन थे वो बहुत गोरे हुआ करते थे। इस कारण भारतीयों को वहां पर किराए पर पढ़ने के लिए कमरा नहीं मिलता था। तो इसी कमरा को दूर करने के लिए, इसी व्यवस्था को दूर करने के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी। कहां पर की थी? तो लंदन में की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 1905 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। यदि पूछ लेगा कब हुई थी, तो 1905 में हुई थी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और दोस्तों 1905 में बंगाल विभाजन कर राजनीतिक उथल-पुथल संयोग से श्यामजी कृष्ण वर्मा ने एक राष्ट्रवादी वकील और लंदन इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा था, एम किरवानी को ऑस्कर अवार्ड किसके लिए दिया गया है? तो याद रखेंगे, जो नोटू नोटू सॉन्ग था, इसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी के लिए एम किरवानी को क्या मिला है? आपका ऑस्कर अवार्ड मिला है। ठीक है, याद रखेंगे। साउथ की फिल्म आरआर के गाने नाटू नाटू को ऑस्कर 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब जीतकर विदेश में भारत की प्रतिभा का परचम लहरा दिया। और गाने की जीत के कंपोजर, यानी कि जो गाने की जीत के कंपोजर थे, वो एम किरवानी थे। स्टेज पर पहुंचे और सम्मान को हासिल किया। किरवानी ने स्टेज पर इस अवार्ड को गाना गाते हुए लिया था और सबका आभार व्यक्त किया था। यानी कि किसने ग्रहण किया था आपका ऑस्कर अवार्ड भारत के नाटू नाटू सॉन्ग का? एम किरवानी ने। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ रहा था, पहली बार पृथ्वी की उत्पत्ति का प्रथम सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखेंगे, फ्रांसीसी एक विद्वान थे दोस्तों, लाप्लास। क्या नाम था इनका नाम था लाप्लास। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत, उनकी पुस्तक थी एक्सपोजन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, ये पुस्तक थी। और इसी में इन्होंने लाप्लास ने 1796 में क्या दिया था? पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। फ्रांसीसी विद्वान थे आपके लाप्लास। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अगला प्रश्न आपसे पूछा दोस्तों, दिल्ली को भारत की राजधानी किस वर्ष बनाया गया? तो बात कर लेते हैं दिल्ली को राजधानी बनाने के बारे में। दोस्तों अगर बात कर लें इसको राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई, तो याद रखेंगे, एक दिल्ली दरबार आयोजित होता है आपका 1911 में। कब होता है दोस्तों? 1911 में जॉर्ज पंचम और मैडम मैरी के आने के उपलक्ष्य में भारत का जो वायसराय होता है वो क्या करता है? दिल्ली दरबार की आयोजना करता है। ठीक है, दिल्ली दरबार को आयोजित करता है। इस दौरान मैडम मैरी और पंचम क्या कर देते हैं? दिल्ली को राजधानी के रूप में घोषित कर देते हैं। क्या कर देते थे? घोषित कर देते। तो 1911 में घोषित हुई थी। लेकिन दोस्तों अगर पूछ लेगा स्थापित कब की गई, स्थापित राजधानी कब हुई थी, तो याद रखेंगे 1912 में इसको स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, 1912 में स्थानांतरित कर दिया। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछ रहा था, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? तो बात कर लेते हैं ऋग्वेद के उपवेद के बारे में। ये आयुर्वेद है, जबकि यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा रहा था, हेराल्ड डोमर मॉडल कौन सी पंचवर्षीय योजना पर आधारित था? तो दोस्तों याद रखेंगे, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। कौन थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आपकी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और ये दोस्तों 1951 से 1956 में चली थी। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। योजना आयोग के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और दोस्तों योजना आयोग की जो स्थापना है वो आपकी 15 मार्च 1950 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना होती है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछ रहा था, तुलुप वंश का संस्थापक कौन था? तो बात कर लेते हैं तुलुप वंश के संस्थापक के बारे में। इसकी स्थापना वीर सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? वीर नरसिंह के द्वारा। किसके द्वारा? वीर नरसिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और तुलुप वंश आपका 1491 से
1570 तक शासन किया था। ठीक है, और तुगलक वंश का अंतिम राजा जो था वो सदाशिव राय था, जो कि 1542 से 1570 तक शासक किया। जबकि तुगलक वंश के सबसे लोकप्रिय राजा राजा कृष्णदेव राय हुए। ठीक है, जो आप तेनाली रामा और राजा कृष्णदेव राय की कहानियां सुनते हैं वो आपके तुगलक वंश के ही राजा थे, कृष्णदेव राय। ठीक है, इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और ये कहाँ पर इनका शासन था? विजयनगर में इनका शासन था। ठीक है, विजयनगर में इनका शासन था, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा था लेग बाई किस खेल से संबंधित है। तो अगर बात कर लें लेग बाई के बारे में, ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। और क्रिकेट से संबंधित अन्य जो शब्दावलियां हैं उनमें क्रीज, डक, ड्राइव, चाइनामैन, हुक, स्लिप, कवर, वाइड, बीमर और स्ली पॉइंट। ठीक है, और जो ट्रॉफियां हैं वो रणजी, देवधर, ईरानी और इसके अतिरिक्त एक और ट्रॉफी है, याद रखेंगे, एसएस सीरीज। कौन सी? एसएस सीरीज, जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में होती है। इसके अतिरिक्त एलबीडब्ल्यू होता है, लेग बिफोर विकेट। ठीक है, और लेग बाई जो होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों बल्ले से गेंद ना लगते हुए गेंदबाज जब रन ले लेता है तो इसको क्या कहते हैं? लेग बाई का रन कहते हैं। ठीक है, ये क्रिकेट से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ रहा था शिवाजी उत्सव का त्यौहार किसने मनाना शुरू किया था। तो याद रखेंगे जो शिवाजी उत्सव मनाया गया था वो दोस्तों आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पहली बार शिवाजी उत्सव मनाने का त्यौहार जो था ये इसका शुरुआत की गई थी। याद रखेंगे कब हुई थी? तो 1894-95 में। 1894-95 में इनके द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है जिसका नाम था शिवाजी के उद्गार। और दोस्तों इसी पत्रिका में लिखा गया था कि इसके लिए शिवाजी का क्या मनाएंगे? हम त्यौहार मनाएंगे। और जो वहाँ की कंपनी होगी, यानी कि जो कंपनी हो वो आपकी राष्ट्रीय भावना को पैदा करने से रोकती है, यानी कि त्योहारों को मनाने से रोकती है और आपके औपनिवेशिक शासन का विरोध करती है। तो इसी कारण शिवाजी के उद्गार इन्होंने पत्र निकाला था। और वहीं पर इन्होंने कहा था कि शिवाजी के जो त्यौहार होंगे शिवाजी उत्सव होगा और भगवान की स्मृति में, भगवान गणेश की स्मृति में गणेश उत्सव को मनाने का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ व्यक्ति होते हैं आपके चापेकर बंधु। ठीक है, चापेकर बंधु आपके पुणे के डीएम जॉर्ज रैंड की हत्या कर देते हैं। इस कारण आपके शिवाजी की जो ये पत्रिका थी शिवाजी के उद्गार, उसको कुछ दिनों के लिए बैन किया जाता है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा था किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2022 में T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। तो याद रखेंगे दोस्तों ये जो T20 आपका क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था ये दोस्तों सूर्य कुमार यादव को मिला था। किसको मिला था? सूर्य कुमार यादव को। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जो सूर्य कुमार यादव है दोस्तों, इनको क्या मिला था? आपका T20 बेस्ट T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक है, जबकि वनडे में पूछ लेगा किसे मिला था, तो वनडे में दोस्तों याद रखेंगे ये आपका बाबर आजम को मिला था। किसको मिला था? तो याद रखेंगे बाबर आजम को। ये पाकिस्तान का व्यक्ति है। कहाँ का? बाबर आजम पाकिस्तान का। उसके अलावा टेस्ट में दोस्तों पूछेगा किसको मिला था, तो ये मिला था बेन स्टोक्स को। किसको मिला था? बेन स्टोक्स को। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था 2001 में किस भारतीय संगीतकार को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो याद रखेंगे उसमें ऑप्शन आपका लता मंगेशकर दे रखा था। क्या दे रखा था दोस्तों? लता मंगेशकर। लता मंगेशकर दोस्तों 2001 में आपका भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और संगीत की दुनिया में अभूतपूर्व योगदान के लिए वर्ष 2001 में लता जी को क्या मिला था? भारत रत्न अवार्ड मिला था। ठीक है, और दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि भारत की कोकिला। ठीक है, भारत की स्वर कोकिला कहा जाता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों बांग्ला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो अगर बांग्ला पूछा होगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखेंगे मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और आपका पूछा गया था नॉर्थ फेस्टिवल। अगर नॉर्थ पूछा गया होगा तो दोस्तों ये नॉर्थ राष्ट्रीय उद्यान आपका मेघालय में स्थित है। कहाँ पर? और इसी राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों आपका ये फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है नॉर्थ फेस्टिवल। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में क्या नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, तो एग्जैक्टली ऑप्शन तो नहीं मिला है कि क्या नहीं जोड़ा गया था। और अगर बात कर ले जोड़ा क्या गया था दोस्तों, यहाँ पर 3 चीजें जुड़ी थी। कितनी चीजें जुड़ी थी? 3 चीजें जुड़ी थी, जिसमें से आपका समाजवाद क्या था दोस्तों? समाजवाद था। ठीक है, समाजवाद। ठीक है, इसको याद रखेंगे समाजवाद। इसके अलावा पंथ निरपेक्ष क्या था आपका? याद रखेंगे पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष। और क्या जुड़ा था आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बता सकते हैं। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, क्या जोड़ा था? और अखंडता। ठीक है, ये शब्द जोड़े गए थे। आपको इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में। और दोस्तों प्रस्तावना में अभी तक एकमात्र संविधान संशोधन हुआ है जो कि 42वां ही था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा था तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों याद रखेंगे 1320 में। 1320 में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने क्या की थी? तुगलक वंश की स्थापना 1320 में खिलजी वंश के अंतिम राजा को मारकर की थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछ रहा था यूथ गेम्स की तैराकी में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं। तो याद रखेंगे इनका नाम है वेदांत माधवन। दोस्तों आर माधवन को आप लोग जानते होंगे। किनको जानते हैं? आर माधवन को। ये वही दोस्तों एक्टर हैं जिन्होंने रॉकेटरी फिल्म बनाई है। कौन सी बनाई है?
जो रॉकेटरी फिल्म है इसको बनाने का श्रेय किसे जाता है? आर माधवन को। और दोस्तों रॉकेटरी फिल्म के निर्माता आर माधवन का पुत्र है वेदांत माधवन। ये भारत का स्टार तैराक बन चुका है। इसने यूथ गेम्स में हाल ही में 2 स्वर्ण पदक सहित कुल 5 से 6 पदक जीते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा था पहली जूट मिल कहां पर स्थापित की गई थी? दोस्तों याद रखेंगे 1855 में कोलकाता में हुगली नदी के पास पहली जूट मिल की स्थापना की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा था खाने में सुरक्षित रखने के लिए कौन से केमिकल का यूज होता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन में या तो सोडियम बेंजोएट दिया होगा, कैल्शियम प्रोपियोनेट दिया होगा या फिर पोटेशियम सर्बेट दिया होगा। इनमें से कोई ना कोई आपको दिया होगा जो कि आपके किसके लिए यूज होते हैं? खाने को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए आपका सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यदि पसंद आया तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, देखते रहिए जी ये सब बड़ी सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। मिलते हैं कल की इसी एक और क्लास में नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।